Hi guys, this is Yagya Chabra. Today we're gonna start a new chapter which is called ESI Act or Employee State Insurance Act. Employ Employees State Insurance Act. इसका 1948 है जब ये आया है। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन इसका ऑब्जेक्ट, ये आया क्यों था। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका था सिक्योरिंग मैक्सिमम लेबर वेलफेयर। अब वेलफेयर करना है लेबर का तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो प्रोवाइडिंग सर्टन इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव किसके लिए देंगे अपन। सिकनेस के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स देंगे। थर्ड एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो ये उसके बेनिफिट होंगे। तो ये तो रहा ऑब्जेक्ट। अब इसका आगे का पढ़ते हैं अपन। आगे है इसका सेकंड है एक्ट, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, जिसमें अपन एक वो रहता है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश मतलब एक्ट है। और ये पूरे ऑल फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है, जिसकी अभी इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे। एक्सक्लूडिंग सीजनल फैक्ट्री। अभी अपन सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी आप से थोड़ा देखते जाइए। फैक्ट्रीज की डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे ही। सीजनल फैक्ट्री कौन सी है जो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी वो भी पढ़ेंगे अपन। एक्ट नॉट एप्लीकेबल, एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होता। या कोई फैक्ट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें से एक होगा जो गवर्नमेंट के अंदर है। गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, एक ही बात है। तो वो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, उनके लिए अलग एक्ट बनाते हैं गवर्नमेंट, तो वो उसके अंदर उस बेनिफिट्स लेंगे। अब आते हैं अपन डेफिनेशन पे। ये तो हो गया ओवरव्यू, अब आते हैं डेफिनेशन पे। पहले ही पढ़ते हैं फैक्ट्री की। फैक्ट्री वो होगी जिसमें 10 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड होंगे। लास्ट 12 मंथ्स के देखे जाएंगे इसमें, लास्ट 12 मंथ्स का एरिया लेंगे। तो अगर ये आपका वो है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे बेनिफिट्स लेने के लिए। उसके बाद आते हैं कॉरपोरेशन। इसमें कॉरपोरेशन की डेफिनेशन है, तो वो होगा अपना एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, तो जो कॉरपोरेशन इसके अंदर जो बात कर रहे हैं वो ESI की बात होगी। उसके बाद एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय कौन अपॉइंट करता है। इसमें दो एम्प्लॉयर है, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसकी अभी और डेफिनेशन अब पढ़ेंगे, और ये होगा एक आइडेंटिफाई एम्प्लॉयर। इमीडिएट एम्प्लॉयर। ये दोनों, ये हेड होता है, ये मतलब सुप्रीम है,
और ये उससे थोड़ा छोटे वाला आता है। एम्प्लॉय बोथ होंगे, जो ये दोनों अपॉइंट करेंगे वो एम्प्लॉय हो गया। ओके, एम्प्लॉय की सीधी सारी डेफिनेशन है। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर अपॉइंट करता है वो भी एम्प्लॉय होगा, या इमीडिएट एम्प्लॉयर करता है तो वो भी एम्प्लॉय होगा। अब पढ़ते हैं अपन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डेफिनेशन, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में होगा उसका ओनर इंक्लूड होगा, ओनर या फिर ऑक्यूपायर भी हो सकता है, ऑक्यूपायर। ओके, अगर ऑक्यूपायर की डेथ हो गई, डेथ, तो उसका एलआर होगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी है या एस्टेब्लिशमेंट है तो उसका एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो होगा। और अदर एस्टेब्लिशमेंट में जिनका कुछ भी नहीं है, जो सुपरवाइज कर रहा हो, सुपरवाइज या फिर कंट्रोल हो जिसका, तो वो होगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो सिंपल डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। अब सीजनल फैक्ट्रीज, सीजनल फैक्ट्रीज, जो सीजनल फैक्ट्रीज जो इसमें इंक्लूड नहीं होती है, वो उसका क्राइटेरिया क्या है। सीजनल फैक्ट्री 7 मंथ्स एक्सीड नहीं कर रही है इन 1 ईयर, मतलब वो 7 महीने से ज्यादा अगर काम नहीं कर रही है एक साल में, तो वो सीजनल फैक्ट्री की कैटेगरी में आएगी। और जो उसके रिलेटेड काम होते हैं, जैसे ब्लेंडिंग है, पैकेजिंग है, जो पैकेजिंग होती है, अब जैसे सीजनल फैक्ट्री लाइक गेहूं है तो उसकी पैकेजिंग भी सीजनल होगी, और रीपैकिंग, तो इनकी भी जो फैक्ट्रीज होती हैं इनको भी सीजनल मानेंगे। ओके, तो ये हो गई सीजनल फैक्ट्रीज, इसके 2 क्राइटेरिया हैं सिर्फ। अब आते हैं अपन वेजेस पे। जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा अपना जो ईएसआई में, तो वो किस वेजेस पे होगा है, तो वो अपन को वेजेस देखनी पड़ेगी। ऑल रेम्युनरेशन पेबल इन कैश, मतलब पूरी जो आपको रेम्युनरेशन मिली है जो कैश में, वो आपको इंक्लूड होगी। इंक्लूड एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज्ड लीव, ऑफ ऑथराइज्ड लीव, मतलब जो आपको कोई पीरियड की ऑथराइज लीव ली है और उसको आपने एनकैश करवा लिया, और वो भी इंक्लूड होगा। कोई लॉकआउट की कोई वेजेस मिली है, स्ट्राइक विच इज नॉट इलीगल, क्योंकि अगर इलीगल होगी तो वो आपको प्राइस नहीं मिलेगा। तो ये पहला हो गया था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 4th यहां लिख रहा हूं मैं। ले ऑफ एंड अदर एडिशनल रेम्युनरेशन, अदर एडिशनल रेम्युनरेशन paid at intervals, paid at intervals not exceeding 2 months, मतलब अगर कोई ले ऑफ या कोई रेम्युनरेशन मिल रही है लेकिन वो एक्सीड नहीं कर सकती 2 मंथ से ज्यादा, तो वो इंक्लूड होगी आपकी ये रेम्युनरेशन में। तो एक्सक्लूड क्या होगा, उन लोगों ने एक्सक्लूड साफ साफ बताया। एक्सक्लूड फर्स्ट, पीएफ में अगर कोई फंड जाता है या पेंशन फंड में कोई पैसे जाते हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे आपके। एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन का जो आपका फंड जाएगा वो एक्सक्लूड जाएगा। रीइंबर्समेंट जो आपके रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस होगा वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। 4th, ग्रेचुटी
ग्रेच्युटी के लिए जो पैसे जाएंगे वो आपके। तो आपके पास एक आइडिया है कि आप चाहे तो इंक्लूड पढ़ लीजिए या एक्सक्लूड पढ़ लीजिए, तो आप इजीली याद कर सकेंगे। एक चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको दूसरी चीज़ तो ऑटोमेटिक आई जाएगी। अब पढ़ते हैं सबसे मेन, कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 4.75%, 4.75 एम्प्लॉय का होगा, सॉरी एम्प्लॉयर का होगा, और 1.75 एम्प्लॉय की तरफ से होगा। अगर कोई भी डिले होता है कंट्रीब्यूशन पेमेंट में, क्योंकि इस साल के ये 31st होता है या 30th होती है, उसमें पे होगा, और कोई भी डिले होगा तो 12% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये आप फिगर अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जो CS का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है और जनरली फिगर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जिनकी एवरेज डेली वेजेस, एवरेज डेली वेजेस नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़ है, मतलब इससे ज़्यादा आपकी वेजेस नहीं है, तो आपको ये जो कंट्रीब्यूशन है 1.75 का, ये आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। अब इनके बेनिफिट्स से बात करते हैं। बेनिफिट्स, कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे आपको? फर्स्ट, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर, मेडिकल बेनिफिट। दूसरा, सिकनेस बेनिफिट, तीसरा, मैटरनिटी बेनिफिट। फोर्थ, डिसेबलमेंट बेनिफिट। फिफ्थ, अदर बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेनिफिट्स ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, किसी और बंदे को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जो इंश्योर पर्सन है उसको ही बेनिफिट मिलेंगे, या उसके जो अगर उसको डिसीज हो गया है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उनको बेनिफिट मिलेगा। ये आपको ये वाला बेनिफिट से समझ में आ गया होगा। ये भी ये अदर बेनिफिट में होगा, जो फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल, उसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। जैसे आपका कोई डिसीज हो जाता है, उसका फ्यूनरल के लिए आपको 10,000, ये अदर बेनिफिट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये दोनों बेनिफिट्स, जो मेडिकल बेनिफिट और सिक बेनिफिट, एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, और ये वाला मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबल मैनेजमेंट, ये इनको एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर आप दोनों के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप या तो मेडिकल बेनिफिट क्लेम करिए या सिकनेस, और या मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबल बेनिफिट के क्राइटेरिया में आ रहा है तो एक बेनिफिट आप चूज कर लीजिए, तो आप उसको आपको मिलेगा। अब अपन पढ़ते हैं ESI कोड, लास्ट टॉपिक है ESI कोड। ESI कोड क्या है? सेक्शन 74 और 75 में दिया गया है ये। इसके लिए जो एक्ट के लिए उन लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कोड कॉन्स्टिट्यूट किया है, कोड बनाया है, जिसमें इसकी ग्रीवेंसेस होंगी, और जो जितनी भी इसकी ग्रीवेंसेस होंगी वो इसमें हैंडल होंगी। तो ये एक इसके लिए स्पेशल एक्ट है। सो जो अगला मैं अपना ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो प्रोविडेंट फंड पे बनाऊंगा, जो प्रोविडेंट फंड चैप्टर है, प्रोविडेंट फंड, PF प्रोविडेंट फंड। सो आज के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करके, और लाइक तो आप कीजिए ही, और साथ में कमेंट भी कर दीजिए। तो दिस इज़ यज्ञ छाबड़ा साइनिंग ऑफ।